गोलमाल की के बाद मोबाइल आपका ना चोरी का है। मोबाइल तो क्योंकि हमारे पास डब्बा पैक था। हमने कहा डब्बा पैक हर चीज़ मौजूद है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मोबाइल डकैती का है। बहरहाल उन्होंने बात गोलमाल की, जी आप थाने आएँ, थाने आके बात होगी। जैसे ही हम थाने पहुँचे हैं, डब्बा भी लेके आए, कहते जी अस्सलाम डब्बा रख वालेकुम लें। नाजरीन, 67 न्यूज़ आईटी के साथ मैं हूं मोहम्मद सलमान बशीर। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं हाजी साहब। इनके साथ एक वाक़या हुआ है कि जो आयशा केस जो कि इतना हाईलाइट हो चुका है, उस केस के ऊपर इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद जब ये इनको गिरफ़्तार करने का इशू मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ, तो फिर इनको रहा किया गया। और ये क्या वजह बनी है कि इनको अरेस्ट किया गया। अब की फैमिली और अहले इलाका से पूछा गया कि ये कौन थे, कैसे अरेस्ट किया गया, तो उनका कहना है कि इन्होंने 2 हज किए हुए हैं, ये अपने घर पे मौजूद थे। सिर्फ इनको एक कॉल आई है, वो भी इनके दोस्त की, कि मैं मीनार पाकिस्तान मौजूद हूँ। उस कॉल को की बिना पर इनको हथकड़ियाँ पहनाकर अरेस्ट किया गया। क्या इन्होंने कोई कत्ल किया था या कोई दहशतगर्दी तंजीम बना रहे थे कि जिसकी वजह से इन्हें अरेस्ट किया गया? क्या वजह थी कि इनको इतनी बेदर्दी से लेके गए और उसके बाद इनको अरेस्ट करके लेके चले गए? कि एक आयशा अकराम का केस, वो तो एक अलग तरफ चला गया ना, कि उनके ऊपर ज्यादती हुई, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे गए, सारा कुछ हुआ, अब उसने केस वापस ले लिया। तो क्या इनकी इज्जत का ख्याल नहीं आया उन लोगों को? इनके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया कि आप उस लड़की को के साथ जो ज्यादती हुई है उनमें मुलव्वस थे। जानते हैं इनकी कहानी कि इनके साथ हुआ वाक़या कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये आपके साथ वाक़या हुआ कैसे है? हमें कॉल आई कि भाई आप कहाँ पे हो? मैंने कहा घर पर हूँ। आपका जो मोबाइल है इसके ऊपर डकैती हुआ है, इसको आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाओ भाई, मैं घर में हूँ। जगह बता दिया, वो आ गया। मैं नमाज़ पढ़ने चला गया। नमाज़ पढ़ने से आया तो वो गाड़ी लेके खड़े थे। मैंने कहा भाई आप जाएँ, मैं खुद थाने आ जाता हूँ। इधर अगर अफरा मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँ तो अफरा तफरी लगेगा। आप चले नहीं, कहता है आप हमारे साथ चलो। उन्होंने उधर रखा है, पहले तो मोबाइल केस में रखा है, फिर बाद में एक आमिर नाम का लड़का था, उसने कहा कि भाई क्या बात जो है ना गोल मटोर कर रहे हैं, इसको सीधी सीधी बात बताओ। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप तो यादगार गए थे, वहाँ पे टिकटॉक बना रहे थे। मैंने कहा भाई मुझे टिकटॉक का पता भी नहीं है, मैं यादगार गया भी नहीं। बहुत ज़ोर लगाया, मैंने कहा भाई मैं नहीं गया। फिर उन्होंने कहा आपका मोबाइल क्या होगा? मैंने कहा मेरा मोबाइल भी मेरे पास ही था। उस दिन मैं टाइम भी दे सकता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ कि मैं फलानी जगह में जिस टाइम में उधर वाक़या हुआ, मैं इधर बैठा हूँ, मेरे साथ और भी आदमी हैं। मगर उन्होंने बात नहीं माना। फिर उन्होंने कहा कि बड़े के पास आप पेश करेंगे, आपको छोड़ देंगे। फिर जब हमारे रिश्तेदार भी खड़े थे, 500,000 बंदा खड़ा था, उनके सामने मुझे हथकड़ी लगा दिया। जब यादगार के पास करीब पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि भाई हथकड़ी हमने खोलनी है। मैंने कहा मत खोलो। जब रिश्तेदार के सामने हमारा इतना बर्बाद हो गया इज्जत, अभी खोलने से क्या फ़ायदा? अभी हथकड़ी डालो, जो मर्ज़ी करो। अभी हमारी तो इज़्ज़त, उसके औरत का इज़्ज़त है, हमारी इज़्ज़त नहीं है। हमारे भी इज़्ज़त होना चाहिए कि अन्य बंदे के सामने मैं तकरीबन 500,000 बंदे का या चाचा हूँ या दादा हूँ या बाप हूँ। वो भी मेरे यानी कि 89 की उम्र में है, जो जिसके ये केस हुआ है। हम उसके ऊपर परेशान है कि क्यों हुआ है। मगर गुनाहगार को गुनाहगार समझे, बेगुनाह को खामखा सज़ा देने के लिए हक़ तो नहीं बनता कि सारे को। उधर मेरे साथ जो बंदे थे, तकरीबन 30 बंदे एक कमरे में थे चक्के में। उसमें मेरा ख्याल है कि यार 4 बंदे बचे जो शामिल होंगे उधर यादगार वाले। बकाया जो उन्होंने, किसी ने कॉल सुना, किसी ने किया, बस वो बेगुनाह बंदे उधर पकड़े गए। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक सफ़ेद पोश बाबा जी मौजूद हैं। माशाल्लाह इनकी नूरानी इनका चेहरा है, और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये वहाँ पे यादगार जाके टिकटॉक बना रहे हैं, जबकि इनके पास ना इनके एक मोबाइल में टिकटॉक मौजूद है, ना इनके पास ऐसा कोई अकाउंट है कि जिस पे ये टिकटॉक बनाते हो, ना कोई ऐसी इनकी वीडियो आज तक आई है कि जो टिकटॉक के ज़रिए बनी हुई हो। तो इनके बेटे से जानते हैं कि जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो वो किधर थे और वो क्या कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको जो ये कैसे पता चला कि आपके वाले साहब कुछ ले गए हैं जी? इन वालिद साहब का कॉल आई कि कुछ मुहाफ़िज़ आए हैं, पुलिस आई हुई है, तो थाने तक जाना है। कि वो जैसे वालिद साहब ने बताया कि मोबाइल के मामले में पहले गोलमाल की के बाद मोबाइल आपका ना चोरी का है। मोबाइल तो क्योंकि हमारे पास डब्बा पैक था। हमने कहा डब्बा पैक हर चीज़ मौजूद है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मोबाइल डकैती का है। बहरहाल उन्होंने बात गोलमाल की, जी आप थाने आएँ, थाने आके बात होगी। जैसे ही हम थाने पहुँचे हैं, डब्बा भी लेके आए, कहते जी डब्बा रख लें, डब्बे वाली बात नहीं है, ये मसला कुछ और है। हम उनसे पूछते हैं कौन सा मसला है, आप जो मसला है खुल के बताएं। तो जब उन्होंने बताया जी ये आयशा नामी लड़की के साथ ज़्यादती हुई है और उस केस में इनको ना इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो मैं तो बड़ा सुन के हैरान कि मैं कहा सर आपको लगता है कि ये उधर गए थे 14 अगस्त वाले दिन और उनके साथ उन्होंने ज़्यादती की है। खालिद राया साहब को मैंने बड़ा तफसीलन सारी डिटेल भी दी उनको कि
कि भाई ये सीसीटीवी फुटेज हैं, ये इनकी कॉल्स हैं। फिर मैंने जब लिस्ट चेक की उसमें एक इनके दोस्त का नाम था गुल खान। तो गुल खान की मैंने कॉल भी दिखाई कि 6:39 पे कॉल आई है वाले साहब को, वही कॉल की वजह से ये जियो फेंसिंग कहते हैं, जो भी इसको कहते हैं, इसकी वजह से इनका नंबर ट्रेस हुआ है। सारा कुछ बताने के बावजूद भी उन्होंने कहा जी आपको सिर्फ एसपी के पास पेश करते हैं, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। तो करते कराते जब उन्होंने एसपी के पास पेश करने के लिए लेके जाने लगे तो ऐसे लेके गए जैसे इन्होंने कोई कत्ल किया हो। इन्होंने हथकड़ियाँ डाली हमारे सामने। वो टाइम हमारे ऊपर एक पहाड़ गिराने वाले टाइम था जब उन्होंने हथकड़ियाँ डाली है। उसके बाद गाड़ी उन्होंने ऐसे भगाई है जैसे कोई कातिल को लेके जा रहे हों, और फुल यानी कि छुपाने की कोशिश कर रहे किसी तरह ना हम इनसे छुपा लें। कोतवाली थाने ले जाके उन्होंने अंदर दे के तो बाहर आ गए। हमने कहा सर आप तो कह रहे थे एसपी के पास पेश करके वापस दे देंगे आपको। वो कहते ये हमारा काम नहीं है, अब ये जाने तो और बड़े अहदेदार जाने। हम सुबह सब 4 बजे तक सर वहाँ बैठे रहें कि किसी तरह कोई आला अहदेदारान से हमारी मुलाकात और उनको बताएं कि सर एक 71 साल का बुज़ुर्ग है जिसको इस केस में इन्वॉल्व किया हुआ है, तो किसी तरह हम बाहर आ जाएं वापस। पर सुबह 4 बजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वापस आ गए। इनको एक छोटा सा कमरा था जिसमें 30 बंदे, यानी कि पाँव सीधे नहीं कर सकते हो आप उसमें, और बीच में बाथरूम भी, यानी कि बड़ा मुश्किल गुजरा। मैंने जब इनको उनके अंदर देखा उस कमरे के अंदर, मेरे ऊपर तो सब समझ लगे सर एक जैसे पहाड़ गिरा हो। बहुत मुश्किल वक्त था सर हमारे ऊपर। उस्मान बुज़दार साहब की बहुत मेहरबानी। सीएम साहब ने इस केस को जैसे ही आपके मीडिया थ्रू उन तक बात पहुंची है तो उन्होंने इसका एक्शन लिया और फौरी इनको रिहा करने का हुक्म दिया था। 4 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया था उन्होंने, पर फिर भी इनकी ना पुलिस वालों की हट दर्मी समझ लें या कुछ भी समझ लें, 11:30 बजे जाके उनको उन्होंने रिहा किया। नाजरीन आप देख सकते हैं कि इस कदर बेदर्दी के साथ कि एक वो कह रहे हैं कि टांगे सीधी करने की जगह नहीं थी, उस जगह पे इन्हें बंद किया गया, हथकड़ियाँ पहना के रिश्तेदारों के सामने उनको लेके जाया गया है, और उसके बाद अब इनको छोड़ा गया है। कि क्या सिर्फ और सिर्फ वो आयशा अकराम जिसने इस केस को हाईलाइट किया है, झूठा प्रोपोगंडा बनाया है, सिर्फ उसकी इज्जत के ख्याल रखा जा रहा है, और बेगुनाह लोगों को जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि 5 वक्त के नमाजी हैं और जिनकी सफाई अहले इलाका भी देते हैं, और उनके ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम और घटौने हरकत की गई हैं उनके ऊपर कि उनको हथकड़ियाँ पहना के ले जाया गया है। तो ऐसे हुकूमत को इकदाम नहीं करने चाहिए, और जो पंजाब पुलिस है उनको ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए। और बहुत से बेगुनाह कैदी जो हैं अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं, बच्चे भी होंगे, जवान भी होंगे, बुरे भी होंगे, जिनको अभी भी बेगुनाह सिर्फ उस केस के अंदर 400 की तादाद पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलावा कोई नहीं है। नाज़रीन ये थी हमारी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।